सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी जवानी में हमारी दोस्ती खत्म करने का वादा किया था। तुम्हारी बचपन की दोस्त जिसे ऑटिज्म था कभी तुम्हारे सामने नहीं आती थी, भले ही वह तुम्हें चिलचिलाती धूप में दूर से देखती हो, फिर भी अपने पिछले जन्म में तुम उसकी बीमारी की वजह से उससे बचते थे। एक कार एक्सीडेंट तक जब वह तुम्हारे साथ मरने के लिए आग में कूद गई तब तुम उसकी गहरी भावनाओं को समझ पाए, इसलिए अपने दूसरे जन्म में तुम तुरंत उसे ढूंढने गए। जब तुम बाइनिंग बिंग के सामने आए तो वह एक बच्चे की तरह लग रही थी जिसने कुछ गलत किया हो। वह गुस्से में अपना सिर नीचे करके धीरे से माफी मांग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तुम्हारे ऑर्डर नहीं माने थे। तुम एक बार सख्त थे और उसे मना किया था। जब वह तुम्हारे सामने दोबारा आई तो वह अपने आप एक कदम पीछे हट गई, तुमसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके विचार और काम एक दूसरे के उलट थे और वह वहीं जम गई। एक कदम पीछे हटने के बाद तुम एक पल के लिए हैरान रह गए। तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दोबारा मिलने पर तुम्हारे पहले शब्द उसकी माफी होंगे। ये कहने के बाद बाई निंगबिंग चुपचाप जमीन को देखती रही और अपनी छोटी सी दुनिया में वापस चली गई। तुम्हें बचपन से पता था कि उसे ऑटिज्म है। तुमसे मिलने से पहले वह बोलती भी नहीं थी, दिन भर खाली जमीन को देखती रहती थी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में बहुत ज्यादा खोई रहती थी। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से तुम्हारे आने के बाद सब कुछ चुपचाप बदल गया। बाई निंगबिंग के माता पिता ने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, वह टस से मस नहीं हुई। लेकिन जब भी तुम आते उसकी नजरें तुम्हें ध्यान से देखती। अगर बाई निंगबिंग की दुनिया शुरू में एक अंधेरी जगह थी तो तुम ही उसकी आंखों में अकेली रोशनी थे। बाद में इलाज के बाद उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। वह न सिर्फ बोलने को तैयार हो गई बल्कि उसकी बीमारी भी लगातार ठीक हो रही थी। हालांकि जब से तुमने अपना रिश्ता तोड़ा है तुमने उससे बहुत कम सुना है और तुम्हें नहीं पता कि वह कितनी ठीक हुई है। ये सोचकर तुमने बाई निंगबिंग की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? बाई निंगबिंग ने अपना सिर नीचे किया, जमीन को घूरती रही। नहीं, कोई जवाब नहीं आया। तुमने बिना किसी जल्दबाजी के सब्र से इंतजार किया। कई मिनट बीत गए, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम मुझसे किस बारे में मिलना चाहते थे? उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम अजीब तरह से वहीं खड़े रहे। माहौल तुरंत शांत हो गया। तुमने अपना सिर पीछे खुजलाया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें, लेकिन बाई निंगबिंग बेफिक्र रही, जमीन को खाली आंखों से देखती रही। वह पूरे दिन बिना हिले बैठ सकती थी। उसका शांत रहना सच में कमाल का था। मिस, तुम हर हफ्ते मिस्टर फैंग के दरवाजे पर इंतजार करने आती हो। अब जब तुमने उन्हें देख ही लिया है तो तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? बस एक छोटा सा मुझे तुम्हारी याद आई भी काफी होगा। जैसे ही ड्राइवर बोला उसने गुस्से में आह भरी। पेट की गुड़गुड़ाहट ने उनके बीच की अजीब सी खामोशी को तोड़ा। उसने पलकें झपकाई, यह पक्का करते हुए कि आवाज बाई निंगबिंग के पेट से आ रही है, और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुमने अभी तक लंच नहीं किया? बाई निंगबिंग की पलकें फड़कने लगीं। आखिर में उसने हैरान होकर ऊपर देखा। भूखा? तुमने समझाया, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ाहट का मतलब है कि तुम्हें भूख लगी है। बाई निंगबिंग ने ओह कहकर जवाब दिया और फिर अपना सिर नीचे कर लिया और खालीपन से जमीन को घूरने लगा। तुमने आह भरी, अपना माथा थपथपाया। तुम भूल गए थे कि बाई निंगबिंग की सोच ज्यादातर लोगों से अलग थी। जबकि ज्यादातर लोग भूख लगने पर खाने के बारे में सोचते हैं, उसके दिमाग में ये कोई ऑप्शन नहीं था। चलो, मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूँ, तुमने मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे कैफेटेरिया की ओर ले गए। ये इशारा नेचुरल और जाना पहचाना लगा। जब बाई निंगबिंग सोच में डूबा होता था तो तुम हमेशा इसी तरह उसका हाथ घर ले जाते थे। बाई निंगबिंग रुका। उसकी नजर धीरे धीरे उनके हाथों पर गई, फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ड्राइवर ने दोनों को जाते देखा, जल्दी से उनके पास पहुंचा। उसे डर था कि कहीं उस लड़की को कुछ हो न जाए। मास्टर और मालकिन ने उसे खास तौर पर हर समय उसके पास रहने को कहा था। जब आप कैफेटेरिया पहुंचे तो क्लास के बाद रश आवर था। अचानक एक बहुत ही खूबसूरत औरत अंदर आई जिसने सबका ध्यान खींचा। आप घूरने वालों से बेखबर थे, लेकिन बाई निंगबिंग बहुत असहज लग रहा था। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे और वह अपने आप आपके और करीब आ गया। उसकी भौहें तन गईं। यह देखकर ड्राइवर मन ही मन कराह उठा। वह जानता था कि लड़की की बीमारी की वजह से वह दूसरों की नजरों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। बहुत ज्यादा ध्यान देने से वह कंट्रोल खो सकती थी, यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने तक। मास्टर और मालकिन ने उसे पास रहने को कहा था ताकि अटैक आने पर वह उसकी देखभाल कर सके। उसने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी और दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। तुमने बाई निंगबिंग का रिएक्शन नोटिस नहीं किया और यूं ही पूछ लिया, तुम्हें क्या खाना पसंद है? तुमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था और न ही तुम्हें पता था कि उसकी पसंदीदा डिशेज क्या हैं। इस समय बाई निंगबिंग का सिर धड़क रहा था। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ी हुई थीं। उसका नेचर जानते हुए तुम्हें जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें लगा कि जब तुम अपने फोन पर खेल रही हो तो उसे लटकाए रखना ठीक नहीं है। इसलिए तुमने मन ही मन कहा, मुझे याद है तुम हमेशा मेरे कटोरे से बैंगन तोड़ती थीं। क्या तुम्हें अभी यह पसंद है? मैं तुम्हारे लिए कुछ मीट भी ऑर्डर करूंगी। हमें यह पक्का करना है कि तुम्हें बैलेंस्ड डाइट मिले। तुम्हारी बातें सुनकर बाई निंगबिंग को ऐसा लगा जैसे बसंत की हवा उसके दिल में बह गई हो, जिससे उसकी सारी चिड़चिड़ाहट शांत हो गई हो। उसकी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और उसकी नजरें अब सिर्फ तुम पर थीं। आसपास की नजरें अब उस पर कोई असर नहीं कर पा रही थीं। ड्राइवर, जो अभी अभी आंगन से बाहर निकला था, अचानक रुक गया जब उसने देखा कि बाई निंगबिंग के इमोशन शांत हो गए हैं। उसके कदम हैरानी से भर गए। पहले जब उस लड़की को कोई दौरा पड़ता था तो वह या तो खुद को या अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती थी और हर बार उसे शांत करने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता था और एक बैल और दो बाघों की मिलीजुली कोशिशें लगती थीं। लेकिन वह तुम्हारे पास 2 मिनट से भी कम समय में शांत हो गया। तब उसे समझ आया कि मैडम हमेशा मिस्टर फैंग की अहमियत पर क्यों जोर देती थीं। फूड काउंटर पर तुमने और बाई निंगबिंग ने एक ही डिश ऑर्डर की। ठीक है, चलो टोक की ट्रे खाने के लिए टेबल पर ले चलते हैं, तुमने कहा, उसे ट्रे कैसे उठानी है यह दिखाते हुए। जैसे ही तुम अपना हाथ उसके हाथ से हटाने वाली थीं, बाई निंगबिंग की भौहें तन गईं और उसने अपने आप तुम्हारा हाथ वापस ले लिया। जैसे ही तुम्हारी हथेली उसके कपड़ों से गर्म हुई, उसकी भौहें फिर से ढीली हो गईं। तुमने अपना हाथ फिर से खींच लिया, उसे याद दिलाते हुए कि तुम्हें ट्रे उठानी है, हाथ नहीं पकड़ना है। लेकिन बाई निंगबिंग ने फिर
फिर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तुमने हाथ पीछे खींचा, उसने फिर से पकड़ लिया, कई बार आगे पीछे किया, छोड़ने से मना कर दिया। तुम गुस्सा हुए बिना नहीं रह सकी। उसका जिद्दी और बात न कर पाने वाला नेचर भी एक वजह थी जिससे तुम उसे नापसंद करती थी। अपनी पिछली जिंदगी में तुम बहुत गुस्सा होती। खुशकिस्मती से जिंदगी और मौत के बीच की सिचुएशन का सामना करने के बाद तुम में पहले से ज्यादा सब्र आ गया था। उसे मेरा हाथ पकड़ने दो, तुमने बेबसी से कहा जी। लेकिन जब बाइनिंग बिंग ने तुम्हें गुस्सा करते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। वह जानता था कि यह फैंग युआन के गुस्से की शुरुआत थी, क्योंकि वह बात नहीं मानता था। अगर वह बात नहीं मानता तो फैंग युआन उससे नफरत करेगा, उसे बाहर निकाल देगा और फिर कभी उससे बात नहीं करेगा। यह सोचकर बाइनिंग बिंग का सिर फिर से धड़कने लगा, जैसे एक साथ कई स्टील की सुइयां उसकी कनपट्टी में चुभ रही हों। दर्द से उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी कनपट्टी पर जोर से मुक्का मारा। इस अचानक हुई हरकत से आप और ड्राइवर, जो दूर से देख रहा था, चौंक गए। आपका पहला रिएक्शन था कि बाइनिंग बिंग को अटैक आ गया है। ड्राइवर दौड़कर आया और आपने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, धीरे से उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जाने नहीं देंगे, हम बस हाथ पकड़ेंगे, ठीक है। ड्राइवर इस सिचुएशन को साफ तौर पर जानता था। वह उसके पास गया और अपनी जेब से दवा की एक बोतल निकाली, बाई निंगबिंग को देने की तैयारी में। लेकिन बाई निंगबिंग ने ड्राइवर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। काफी देर बाद उसने आखिरकार आपकी तरफ देखा, उसकी आवाज भारी हो गई थी और कंफर्म किया, सच में, सच में आप जाने नहीं देंगे, आप मुझसे नफरत भी नहीं करेंगे। आप एक पल के लिए रुके, फिर जल्दी से अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। सच में, देखो। यह देखकर बाई निंगबिंग के होंठ थोड़े सिकुड़ गए और उसने अपना हाथ सिर से नीचे कर लिया और आपकी बात मानते हुए आपके बगल में खड़ा हो गया, जैसे कि उसका पहले वाला कंट्रोल कभी हुआ ही नहीं था। ड्राइवर फिर से हैरान रह गया। यह पहली बार था जब उसने उस लड़की को बीमारी के बाद इतनी जल्दी ठीक होते देखा था, बिना दवा के भी। पलक झपकते ही आप अजीब तरह से एक हाथ से ट्रे उठा रहे थे। ड्राइवर तुरंत आगे बढ़ा और आपसे ले ली। मिस्टर फैंग, मुझे करने दीजिए, आप उस लड़की को वहां बैठा सकते हैं। आपको भी लगा कि एक हाथ का इस्तेमाल करना सच में मुश्किल है, इसलिए आपने सिर हिलाया। आप बाई निंगबिंग को कैफेटेरिया के कोने में एक टेबल पर ले गए और बैठ गए। तो मैं आपको परेशान करूंगा। ड्राइवर जल्दी से 2 मील ले आया। आपने ड्राइवर को अपना मील कार्ड दिया। आपने भी लंच नहीं किया है ना? मैं आपको अपना मील कार्ड दे दूं ताकि आप खाना ले सकें। ड्राइवर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं बाद में थोड़ी ब्रेड ले लूंगा। उसका काम हर समय ऑन कॉल रहना था। उस लड़की पर नजर रखते हुए आप अकेले खाना लेने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? क्या होगा अगर उसे फिर से दौरा पड़ जाए और उसे रोकने वाला कोई ना हो? भाई परिवार के कई नियम जानते हुए भी आपने उस पर जबरदस्ती नहीं की। आपने चॉपस्टिक बाई निंगबिंग को दी। खाने का समय हो गया है। बाई निंगबिंग ने चॉपस्टिक टेस्ट की, फिर आपकी तरफ देखा और काफी देर बाद धीरे धीरे उन्हें ले लिया। आपने भी चॉपस्टिक उठाने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। आप शुरू में बाएं हाथ के नहीं थे, लेकिन बाई निंगबिंग भी ऐसे ही थे। खाते समय भी आपका हाथ पकड़ते थे। कई बार ऐसा करने के बाद आपने बाएं हाथ से खाने की स्किल सीख ली। बाई निंगबिंग बहुत धीरे धीरे खाते थे। खाने के हर निवाले को बहुत देर तक ध्यान से चबाते थे। वह खाना खाते समय अचानक बेहोश भी हो जाते थे। आपने मुड़कर उनकी तरफ देखा और देखा कि वह अपनी चॉपस्टिक से मीट के एक टुकड़े को खाली नजरों से घूर रहे थे, यह जानते हुए कि वह फिर से दिन में सपना देख रहे हैं। आपने धीरे से उन्हें याद दिलाया, भाई निंगबिंग, पहले अपने चावल खा लो। आवाज सुनकर भाई निंगबिंग की पलकें कांपने लगीं और उन्होंने धीरे से मीट अपने मुंह में डाल लिया। आज ड्राइवर ने जो देखा वह शौक से कहीं ज्यादा था। जब वह सोच में डूबी हो तो उस लड़की को जगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? पहले अगर कोई उसे परेशान करता तुम इस गुस्से में आकर अगले ही पल टेबल पलट देती थी। सिर्फ मिस्टर फैंग के पास ही ऐसी ताकत थी। जैसे ही आप चुपचाप खा रहे थे, अचानक एक चॉपस्टिक आपकी प्लेट में आई और बैंगन का एक टुकड़ा उठा लिया। आपने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। आपने अभी तक अपनी प्लेट में बैंगन खत्म नहीं किया है। बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर आपकी प्लेट से आलू का एक टुकड़ा उठा लिया। आप गुस्से में भी थे और खुश भी, इसलिए आप बस अपनी प्लेट उनकी तरफ बढ़ा पाए। जब तक आपने लंच खत्म किया, लगभग 1 बज चुका था। बाई परिवार बीजिंग में रहता था, जबकि आप सुझाव की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। हालांकि दोनों जगह पास थीं, फिर भी वापस आने में 4 घंटे से ज्यादा लगेंगे। अगर आप जल्दी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। आपने बाई निंगबिंग को स्कूल के गेट पर उतारा। प्लीज उसे घर ले चलो, आपने ड्राइवर को कहा। ड्राइवर ने इज्जत से जवाब दिया, यह मेरा फर्ज है। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर फैंग। यह सुनकर बाई निंगबिंग समझ गया कि आप अलग होने वाले हैं। उसने आपके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आपने अपनी हथेली में ताकत महसूस की और नीचे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरी हिचकिचाहट थी। पिछले 10 सालों में आपने वह नजर अनगिनत बार देखने के बाद मेरा दिल बैठ गया और मेरी आवाज नरम पड़ गई। तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर बहुत देर हो गई तो आंटी परेशान हो जाएंगी। बाई निंगबिंग ने अपना सिर हिलाया, जाने से मना कर दिया। तुमने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाया। अच्छी रहो। बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठीं, उसका जिद्दी चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। फैंग युआन ने उसके सिर पर थपथपाया। जब तुम उसे कुछ करने के लिए मनाती थीं, तो तुम ऐसे ही उसके सिर पर थपथपाती थीं। लेकिन बाद में जब तुम बड़ी हुईं, तो तुम्हारे दोस्त इस बात पर हंसे कि यह कितना बचकाना था, इसलिए तुमने फिर कभी ऐसा नहीं किया। तुमने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। बाई निंगबिंग ने अपना खाली हाथ रगड़ा। घर जाओ। तुम पर गुस्से की लहर छा गई। तुमने कहा, घर पहुंचने पर मुझे टेक्स्ट करके बताना कि तुम सुरक्षित हो, ठीक है? बाई निंगबिंग का ध्यान भटक गया। उसने सीधे पूछा, क्या फैंग युआन जवाब देगी? तुमने सिर हिलाया। हाँ में जवाब मिलने के बाद बाई निंगबिंग ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि उसका चेहरा अभी भी सख्त था, फिर भी तुमने उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देखी, यह जानते हुए कि वह खुश थी। बाई निंगबिंग पीछे की सीट पर सीधी बैठ गई। ड्राइवर को उसे घर ले जाने दिया। तुम्हारे पापा ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी की याद आए तो तुम उन्हें टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने फैंग युआन को अनगिनत मैसेज भेजे थे। तुम अपने डॉर्म में लौट आए। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, जियाओ यान तुम पर झपटा, दांत पीसते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुमसे पूछताछ कर रहा हो।
कबूल कर लो तो तुम्हारे साथ नरमी बढ़ती जाएगी, विरोध करो तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। जल्दी बताओ, तुम इस खूबसूरत लड़की से कहाँ मिले? कौन सी खूबसूरत लड़की? तुमने कंफ्यूजन में पूछा। जियाओ यान खून के पास झुका, उसकी आवाज पक्की थी। यह वही है जिसके साथ तुम कैफेटेरिया में थे। बगल वाले डॉर्म के लोगों ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि तुम कैफेटेरिया में एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ खाना खा रहे थे। उसने तुम्हारे लिए अपना सिर भी मारा और खुद को चोट भी पहुंचाई। तुम्हारे बगल में एक लड़का भी था जो दिखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह तुम्हारा सिंपल बनने को तैयार था। तुम्हें खाना और फेवर सर्व कर रहा था। जियाओ यान की बातों से तुम्हें सच में समझ आया कि अफवाहें कैसे हवा से उड़ सकती हैं। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने बेबसी से समझाया। बाई निंगबिन और मैं बस दोस्त हैं। वह लड़का अपने परिवार का ड्राइवर है। मैंने दोनों औरतों के बीच बिल्कुल भी दखल नहीं दिया। जाओ यान हैरान रह गया। उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। दोस्त इस तरह हाथ पकड़े हुए? तुम एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर बस इतना ही समझा पाए, हमने कुछ नहीं खोया। करीबी तौर पर जुड़े हुए इसके अलावा उसकी हालत काफी खास है। बाई निंगबिन ऑटिज्म से परेशान है। उसका व्यवहार सख्त है और उसे अक्सर लाड प्यार और मनाने की जरूरत होती है, नहीं तो उसे द्वारा पड़ जाएगा। बाई निंगबिन की हालत के बारे में जानने के बाद जियाओ यान का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा दूसरों का था, हैरानी और हमदर्दी से भरा हुआ। उसने 2 बार आह भरी दुख जताते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत औरत, उसका लुक हमारे स्कूल की सभी लड़कियों से कहीं बेहतर था। किसने सोचा होगा कि उसे ऐसी मेंटल बीमारी होगी? तो तुम्हें थोड़ी जलन नहीं हुई? तुमने पहले भी दूसरों को बाई निंगबिन के बारे में बात करते सुना था, लेकिन तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज फिर से ऐसी बातें सुनकर तुम्हारे दिल में एक अजीब सी नाराजगी पैदा हो गई। शाम के 5 बजे बाई निंगबिन आखिरकार बाई परिवार के घर लौट आई। ली हुई ड्राइवर से उसकी सेफ्टी कंफर्म करने वाला कॉल आने के बाद जन गर्दन उठाकर दरवाजे पर अपनी बेटी के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 5 मिनट बाद एक काली सेडान धीरे धीरे बाई परिवार की हवेली में आई। लियू हुईशियान की नजर जानी पहचानी लाइसेंस प्लेट पर पड़ी और वह तुरंत वहां दौड़ा। उसने देखा कि उसकी बेटी अपने फोन को ध्यान से देख रही थी, मानो किसी सोच में खोई हुई हो। उसे इसकी आदत थी, जब उसकी बेटी दिवास्वप्न देख रही होती तो वह सबको नजरअंदाज कर देती, लेकिन वह फिर भी आदतन उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, निंगबिन आज बाहर जाकर मजा आया? क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ अब रात का खाना बनाएगी, मैं तुम्हारा पसंदीदा बैंगन बना दूंगा, ठीक है? निंगबिन चलो पहले कार से बाहर निकलते हैं, कुछ है क्या? हम घर पहुंचने पर इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? भाई निंगबिन की आंखें हल्की सी झपकी। आखिरकार वह अपने ख्यालों से बाहर आया। लियू हुईशियान बहुत खुश थी, यह सोचकर कि उसकी बेटी जवाब देने वाली है, लेकिन बाई निंगबिन ने बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई। लियू हुईशियान हैरान थी, लेकिन जल्दी से पीछे पीछे चली गई। बाई निंगबिन बस दरवाजे पर ही खड़ी रही, अंदर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर अंगूठे से कुछ बार टैप किया, फिर उसे फिर से खाली नजरों से देखा। यह व्यवहार अजीब लग रहा था, लेकिन लियू हुईशियान ने ध्यान से देखा कि उसकी बेटी के होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वह साफ तौर पर बहुत अच्छे मूड में थी। उसकी बेटी की खुशी से उसकी माँ को भी खुशी हुई। वह मुस्कुराया और पास झुका। उसकी नजर फोन स्क्रीन पर पड़ी। निंगबिन तुम क्या देख रही हो? लेकिन जब उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी तो लियू हुईशियान के ऊपर उठे होंठ जम गए और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। स्क्रीन पर उसकी बेटी की फैंग युआन के साथ चैट दिखाई दे रही थी। सबसे नया मैसेज बाई निंगबिन का हालिया पोस्ट था, मैं घर पर हूँ। ऊपर स्क्रॉल करने पर स्क्रीन बाई निंगबिन के मैसेज से भर गई। आज हल्की बारिश, आज भारी बारिश, आज धूप है। इन मैसेज में एक बात कॉमन थी, हर मैसेज के पहले एक चमकदार लाल एक्सक्लेमेशन मार्क था। तुमने उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत पहले डिलीट कर दी थी। लियू हुईशियान के दिल में एक ठंडक दौड़ गई, खट्टा। लेकिन निंगबिन उस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। वह फिर भी उसे मैसेज भेजता रहा। एक आम इंसान इसका मतलब कैसे नहीं समझ सकता, लेकिन निंगबिन नहीं समझ पा रही थी। लियू हुईशियन की आंखें लाल हो गईं और उसने अपना मुंह ढक लिया, चुपके से सिसकने लगी। उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए उसकी आवाज भर्रा गई, फिर वह एक तरफ हट गई। उसकी भौहें तन गईं। रुको, फैंग युआन ने कहा था कि वह जवाब देगा, मुझे इंतजार करना होगा। अगर फैंग युआन को पता चला कि मैं इंतजार नहीं कर रही हूँ, अगर उसे पता चला कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो वह मुझे इग्नोर कर देगा, बिल्कुल पिछली बार की तरह। मैंने ठीक से बर्ताव नहीं किया और मैं फैंग युआन को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अपनी बेटी की बढ़ती चिंता देखकर लियू हुईशियन तुरंत मान गई। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। चलो अभी नहीं खाते, चलो अभी नहीं खाते।